नमस्कार, मार्केट से पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए आज एक और दिन जबकि बेहतर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, वहां पर एक और बार खरीदारी का मौका बनता हुआ दिखाई पड़ा। मार्केट्स में आज एक और खरीदारी स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए, लेकिन आज फिर से कुछ हैवी वेट्स वर्सेस कुछ हैवी वेट्स देखने को मिला। सेकेंड हाफ में रिलायंस थोड़ा टूटा, दिन भर उसने एक रेंज में कामकाज किया और बाइंग रही फिर से एक बार बैंकिंग स्पेस में, एनबीएफसी में, स्पेशली एचडीएफसी लिमिटेड में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद लगातार दूसरा दिन स्ट्रांगली परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ा। छोटे छोटे पॉकेट्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पर आज कुछ हद तक कामकाज हो रहा था, स्पेशली सीमेंट जैसे स्पेस में, जहां पर दिग्गज कंपनियों में तो पहले बाइंग आ चुकी है, लेकिन आज रैमको जैसी कंपनीज में खरीदारी आई। फार्मास्यूटिकल में खासतौर से सन फार्मा के नंबर्स के बाद वहाँ पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। सन फार्मा एडवांस में बाइंग थी, कैडिला में बाइंग थी। इसके अलावा आज एफएमसीजी में बाइंग थी, इसको डाबर लीड कर रहा था, एक नंबर्स के बाद जोरदार तेजी वहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़े। तो सेलेक्टिव स्टॉक, सेलेक्टिव पॉकेट्स जहाँ पर एक खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा और मार्केट्स को मेजरली लगातार दूसरा दिन है, जबकि बैंक्स ने पूरी तरह से संभाला। पहले एक दिन की तेज़ी जो थी वहाँ पर भी और आज की तेज़ी में भी बैंक्स मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और एज एक्सपेक्टेड पहला सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर ही है। राजकुमार जी का 1900 रुपये के दाम पर 10 शेयर हैं। टाटा मोटर्स के भी शेयर हैं इनके पास, तो मैं फिलहाल तो आपको रिलायंस पे राय दे देता हूँ। राजकुमार जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आज का करेक्शन के बाद 1850 का भाव देखने को मिला। 1900 रुपये पर आपकी खरीदारी, तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड अब यहाँ से शायद ही देखने को मिले। एक 1780 बहुत क्रूशियल लेवल है, वो 1750 आप चलिए मान लीजिए उसको। 1750 एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, उसको शायद रिसेंटली या ना तोड़े, एक मान के चलें। उसको तोड़ा तो शायद सिचुएशन कुछ और होगी, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट टेक्निकली आप मीडियम टर्म में मान सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बने रहिए। देश की नंबर 1 कंपनी को आपने चुना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इसी क्वार्टर के नंबर के बाद 2300 भी आई है और मैक्वेरी के टारगेट्स जो हैं 1300, वो 850 से बढ़ा के जो हुए हैं वो भी इसी क्वार्टर के लिए हुए हैं। तो आप ऐसा घबराएं नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट हैं इस कंपनी के, नंबर्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है इसमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है यूपीएल को लेकर नितिन सोनी साहब का। वो हेमंत जाते जाते मुस्कुराते हुए जा रहे हैं यहाँ से। खैर यूपीएल पे जो सवाल है उसमें रिसेंटली एक नंबर्स आए थे यूपीएल के और मेजरली ब्रोकरेज हाउसेस से अपग्रेड भी आए थे। नंबर्स बहुत अच्छे का अनुमान बाजार पहले लगा रहा था, तो कुछ हद तक उसने तेज़ी पहले दिखाई थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई। एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन रिसेंटली मैंने पढ़ा कि यूपीएल को पीआई इंडस्ट्रीज़ को बोला जा रहा है कि वो शायद नेक्स्ट यूपीएल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो अगर वो यूपीएल बनने की तैयारी कर रहा है पीआई इंडस्ट्रीज, जिस तरह कामकाज कर रहा है, तो जाहिर से ज़्यादा यूपीएल एक बेंचमार्क होगा ना, तभी तो उसको पीआई इंडस्ट्री मैच करना चाह रहा है। तो अच्छी कंपनी है, इस पूरे स्पेस की सबसे दिग्गज कंपनी है, आप बने रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा है तो छोटी अवधि के लिए तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग अभी देखने को मिलेगी, तो उसके हिसाब से आप रणनीति अपनी डिसाइड करें। बैंक्स को लेकर प्रॉफिट टेक कर लेना चाहिए या नहीं, अक्षय मित्तल साहब पूछ रहे हैं। देखिए, आईसीआईसीआई, कोटक दोनों आपके पास है मित्तल साहब। अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आप एटलीस्ट स्लाइट प्रॉफिट तो लेकर निकल सकते हैं। भसीन साहब तो ये मानते हैं कि अभी भी बहुत तेज़ी रहेगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है काइंड ऑफ तेज़ी, और आगे मोमेंटम शायद गैदर करेगा। आईसीआईसीआई बैंक बहुत तेज़, बहुत बड़ा रनअप दिखाया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेक आपको कर लेना चाहिए। अब एटलीस्ट पूरा नहीं तो हाफ या कुछ हिस्सा आप लेकर निकल जाए, ताकि अगर नीचे आए तो आपको दोबारा मौका मिले एंटर करने का। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति रखें। 430 के आसपास आमतौर पर आईसीआईसीआई बैंक में सेलिंग आती है, तो आप ये लेवल को ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, विप्रो होल्ड या सेल, ये प्रसून माथुर साहब का सवाल है। प्रसून जी, हमने 375 रुपये पर खरीदारी की है। 335-40 पे विप्रो एक अच्छा बायबैक में रिडीम करने वाला शेयर बन जाता है, यानी कि अगर आपने लिया है तो आप बायबैक में टेंडर करके इसे अपने प्रॉफिट्स को एटलीस्ट लॉक कर सकते हैं। 375 रुपये के दाम पर आप बीच में ना ऊपर 400 ना नीचे 335, तो आप एटलीस्ट वेट तो कर ही सकते हैं। अगर आप बायबैक में देना चाहते हैं मीडियम टर्म में तो आप वो भी दे सकते हैं, आपके पास चॉइस खुली हुई है। लेकिन कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, बढ़िया बिजनेस है, बढ़िया प्रमोटर है, डेट फ्री कंपनी है, तो कोई इशू नहीं है। आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। वेन टू ऐड रिलायंस, रईस साहब अभी कुछ देर पहले हम रिलायंस से बात कर भी रहे थे। रिलायंस या रिलायंस पीपी दोनों के लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि दोनों में डिस्काउंट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। दोनों में जहाँ ज़्यादा बेहतर फॉल दिखा है, ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, वहाँ पर आप एंटर करें। रिलायंस पीपी के केस में आपको आगे पैसे देने पड़ेंगे, रिलायंस के केस में आपको पैसे अभी देने पड़ेंगे। दूसरा,
रिलायंस के लिए बेस्ट लेवल 1750 के आसपास अभी दिखाई पड़ रहा है। अगर थोड़ा और नीचे मिले तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए तो 1750 एक क्रूशियल लेवल, इसको आप ध्यान रखें। कंपनी के ऊपर फोकस करें, धंधे के ऊपर उनके फोकस करें, और ये ना भूलें कि वो कंपनी हर क्वार्टर में 9,800 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट दे रही है। इतने बड़े प्रॉफिट के साइज़ के साथ हर क्वार्टर में जो कंपनी चल रही है वो इतनी आसानी से गिरने या आसानी से उसका जो स्टॉक प्राइस फॉल हुआ है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उस पर घबराने लगें। तो आप बने रह सकते हैं, लोअर लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। अच्छा, HCL टेक लॉन्ग टर्म के लिए स्वप्निल ओसवाल जी पूछें क्या किया जाए। HCL टेक अच्छी कंपनी सर, रिसेंटली एक्विजिशन भी उन्होंने 2 क्वार्टर पहले शायद किया था, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो भी गया इस क्वार्टर के नंबर में। लास्ट क्वार्टर के जो नंबर आया था उसमें अच्छे नंबर कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में पेश किए, तो शायद IT के सबसे अच्छे नंबर्स में एक नंबर इसका भी शुमार था। तो आप वैसे तो बने रह सकते हैं, ब्रोकर हाउसेस के टारगेट्स भी इसमें बड़े हैं, तो बने रहने की ही राय आपके लिए ज़्यादा एडवाइसेबल रहेगी, आप उसको ही देख सकते हैं। इसके अलावा HDFC लाइफ पे एक सवाल है हेमंत जी का। हेमंत जी, आज सुबह गौरांग शाह ने इसके ऊपर एक टारगेट दिया था 680 रुपये का, 690 रुपये का। पहले मुझे लगा कि 590 की बात कर रहे हैं, लेकिन वो 690 की बात कर रहे हैं, यानी 100 रुपये यहाँ से और अपसाइड वो देख रहे हैं, और वो मानते हैं कि दिवाली के पिक के तौर पे उसे आप ले सकते हैं। तो HDFC लाइफ को आप SIP फॉर्म में लीजिए, नीचे के दाम में मिले आप खरीदारी करें, एक्यूमुलेट करें, टाइम दें। ये अच्छा टाइम लेगा आपका, लेकिन रिटर्न भी कमा के देने का पोटेंशियल रखता है, तो आप उस हिसाब से देखिए। थोड़ा महंगा ज़रूर है वैल्यूएशन पे, तो अगर नीचे मिले तो ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा अच्छा दाम बन सकता है इसका। इसके अलावा और एक सवाल था NTPC, शुड आई बाय NTPC फॉर बायबैक गेन, हाउ विल बी द एक्सेप्टेंस। अमित साहब, ऐसे समझिए NTPC 2% का एक बायबैक लेके आ रही है अपनी इक्विटी साइज़ का, 2200 करोड़ रुपये, 2500 करोड़ रुपये के आसपास का इसका बायबैक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 115 रुपये बायबैक का दाम है। तो अगर मान लीजिए 2% में भी सरकार पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि सरकार का ध्येय यही है कि वो बायबैक में पार्टिसिपेट करके अपना स्टेक देकर कंपनी को बायबैक करा दे वो, तो उससे उनको रकम मिल जाएगी। तो इस तरह की एक रणनीति होती है बायबैक की। इसमें सरकार ही पार्टिसिपेट कर रही है, तो 15% का ही आपके हिस्से में आएगा, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के हिस्से में आएगा। उस 15% में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो वैसे ही बहुत कम हिस्सा मिलने वाला है। तो बायबैक में टेंडर करने में आप रिस्क ना लें, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ मिलने वाला है नहीं। इंस्टेड अगर आपको दाम ऊपर का मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक आज ही CLSA की शायद रिपोर्ट थी, वो 140 रुपये के टारगेट्स भी देख रहा था नंबर्स के बाद, लेकिन 115 पे सप्लाईज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आप इस तरह के टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो सोच सकते हैं। अभी के लिए एटलीस्ट बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करें, वो ज़्यादा बेटर चॉइस है। बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप TCS जैसी कंपनी को देखिए, विप्रो जैसी कंपनी को देखिए जहाँ बायबैक है, इसमें एटलीस्ट मत जाइए। स्लो मूवर है, किस तरह परफॉर्म करेगा कहना मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है आरती ड्रग्स को लेकर। हाँ, ये एक सवाल मैं भी इनफैक्ट कुछ देर पहले किसी से चर्चा कर रहा था। वो एक पे 3 बोनस शेयर इसके आए थे और उसके बाद से शेयर टूटना शुरू हो गया, और वो लगातार टूट ही रहा है। अब जाके एक रेंज में आया, तो 615 शायद अभी जो लेवल है वहाँ से बड़ा क्रूशियल है, 2 बार वहाँ से घूम चुका है। ये लेवल पे आप नज़र रखिएगा, 615 नहीं तो मैक्सिमम 600 रुपये के आसपास आप नज़र रखें, वहाँ से पुल बैक आ सकता है। तो आप इनके हिसाब से रणनीति बनाएं। लॉन्ग टर्म के लिए फार्मा में सिंजीन ज़्यादा बेटर विकल्प इस टाइम दिखाई पड़ रहा है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छे नंबर भी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी दे रही है, उसको देखिए। शिल्पा एक अच्छे दाम पर अवेलेबल है, मीडियम टर्म के लिए उसे भी देखा जा सकता है। तो आप इन कंपनीज़ को चुनें अभी, इंस्टेड कि आप इस कंपनी में फ़िलहाल आरती ड्रग्स में पैसा डालें। इसके अलावा एक सवाल और ले लेते हैं। सवाल है SBI को लेके महेंद्र जी का। महेंद्र जी, SBI के नंबर्स अवेटेड हैं, नंबर्स अच्छे आने का अनुमान है, YOY बेसिस पे, सीक्वेंशियल बेसिस पे, दोनों ही आधार पर। और SBI लाइफ के नंबर अच्छे थे, SBI कार्ड के नंबर अच्छे थे, तो शायद SBI ओवरऑल के नंबर से बेटर ही आएंगे। तो आप उस लिहाज से भी अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए, फिलहाल तो अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए उनसे माफ़ी, जिनसे हमने बातचीत की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर मैं मौजूद रहूँगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।